डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग से तात्पर्य कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, और इसीलिए स्टूडेंट जब अपनी प्रिपरेशन को कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड फैक्ट्स पर फोकस करते हैं तो उन्हें लो मार्क्स प्राप्त होते हैं। यानी कैंडिडेट्स के लो मार्क का एक मेजर कारण उनका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डेवलप ना होना है, यानी उनकी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड फैक्ट इन्फॉर्मेशन पे फोकस होना है। इसीलिए स्टूडेंट को मेंस एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स, जो कि 100 आउट ऑफ 250 है, 40% के अराउंड है, को प्राप्त करने के लिए भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। यानी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं 40% मार्क्स के लिए भी, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी वो क्वालिफाई करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, और इंटरव्यू में भी उनके क्वेश्चन को दिया गया रिस्पॉन्स की क्वालिटी पुअर होती है। उसका एक मेन कारण उनकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ना डेवलप होना है। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग से तात्पर्य है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुलिस का परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स के ऑप्टिमल एंड सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स, बिजनेसेस के सक्सेस एंड फेलियर, रोड एक्सीडेंट्स, क्राइम, वुमेन सेफ्टी और मेनी ग्लोबल इश्यूज जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग ही डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। रियल लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारे ब्रॉड होराइजन एंड प्रोफाइंड माउंट को डेवलप करती है, और जब रियल लाइफ की हमारी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो नैरो होराइजन एंड सैलो माइंड डेवलप करती है, और हमारा होराइजन और क्वालिटी ऑफ माइंड ही हमारे वर्ल्ड व्यू को डिटरमाइन करता है। हमारा वर्ल्ड व्यू हमारे रिस्पॉन्सेस, एक्शंस और बिहेवियर का आधार होता है, यानी हमारे रिस्पॉन्सेस, एक्शन और बिहेवियर हमारे वर्ल्ड व्यू पर निर्भर करते हैं। और जब हमारा वर्ल्ड व्यू ब्रॉड होराइजन एंड प्रोफाउंड माइंड पर बेस्ड होगा तब हमारे कार्यों के परिणाम प्रोडक्टिव होंगे, यानी डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे, इंटेंडेड रिजल्ट आएंगे। और जब हमारा वर्ल्ड व्यू नैरो होराइजन तथा सैलो माइंड पे आधारित होगा तब हमारे कार्यों के अनइंटेंडेड रिजल्ट आएंगे या अनडिजायर्ड रिजल्ट आएंगे, और हमारे एक्शन और बिहेवियर काउंटर प्रोडक्टिव होंगे या लेस प्रोडक्टिव होंगे। क्योंकि ब्रॉड होराइजन और प्रोफाउंड माइंड क्लोज टू रियलिटी होता है, क्योंकि ये डीपर अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है, और नैरो होराइजन एंड सैलो माइंड जो है रियल लाइफ की सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है, इसलिए फार फ्रॉम रियलिटी होता है। और सिविल सर्वेंट को रियल लाइफ में कार्य करना होता है, इसलिए उन्हें रियल लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूशियल है उनके प्रोडक्टिव और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। रियल लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग को हम आइसबर्ग मॉडल से, यानी एग्जिस्टिंग रियलिटी या करंट रियलिटी के आइसबर्ग मॉडल से समझते हैं। आइसबर्ग का स्मॉल पार्ट एबव द वाटर होता है और मेजर पार्ट बिलो द वाटर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी 90% से अधिक आइसबर्ग का हिस्सा बिलो द वाटर होता है जो हमें विजिबल नहीं होता है। इसी प्रकार रियल लाइफ में जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं करंट रियलिटी में या एग्जिस्टिंग रियलिटी में, वो जो हमें विजिबल होता है बिहेवियर जो दिखता है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो स्मॉल पार्ट होता है और वो सिम्टम होता है। लेकिन किसी भी इशू, इवेंट्स, प्रॉब्लम का मेजर पोर्शन, उसका रूट का जो है वो बिलो द लाइन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और जब हमारा इंटरवेंशन या एक्शन इस सिम्टम के आधार पे होता है जो कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे कार्य के परिणाम काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं या अपेक्षित परिणाम नहीं होते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की रूट काज को समझने के लिए, यानी जो हम किसी भी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल लाइफ में, उसका बेस स्ट्रक्चर क्या है, यानी वो किस स्ट्रक्चर का रिजल्ट है और वो स्ट्रक्चर किस थॉट थिंकिंग के बेस पर निर्मित है, और उस थिंकिंग का सोर्स क्या है, यानी पर्पस क्या है। इसीलिए रियल लाइफ के किसी भी इशू, इवेंट या घटनाक्रम की हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके सिम्टम जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहां तक नहीं, बल्कि उसके रूट काज को डिटेल में समझना होगा, यानी प्रॉब्लम्स, इशू, इवेंट्स को एज ए होल में समझना होगा, तभी हमारे कार्यों के रिजल्ट इंटेंडेड होंगे यानी अपेक्षित होंगे और हमारे एक्शन प्रोडक्टिव होंगे, और यही आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब हमारे एक्शन सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड होंगे, यानी हम जब सिम्टम तक अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी और इस पे बेस्ड हमारे इंटरवेंशन और एक्शन के रिजल्ट अनडिजायर्ड होंगे और काउंटर प्रोडक्टिव होंगे या लेस प्रोडक्टिव होंगे। सिविल सर्वेंट को रियल लाइफ में कार्य करना होता है, इसीलिए सिविल सर्वेंट से डीपर अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा की जाती है जिससे उनके एक्शन और डिसीजन प्रोडक्टिव हो सके। सिविल सर्वेंट के कार्य और व्यवहार गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं, और गवर्नमेंट का इफेक्टिव होना देश के सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, और साथ में गवर्नमेंट के प्रोबिटी और पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए भी बहुत क्रूशियल है। इसीलिए सिविल सर्वेंट के डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। डेप्थ ऑफ
अंडरस्टैंडिंग को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आर्टिकल 32 अनएम्प्लॉयमेंट इशू एंड क्राइम एंड वुमेन सेफ्टी। फर्स्ट हम आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 के प्रोविजन एंड प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में लिखे हुए हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पे बेस्ड है तो ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी आर्टिकल 32 का प्रोविजन क्या है कि जब किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो आर्टिकल 30 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करा सकता है, और इसका प्रोसीजर है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। लेकिन ये आर्टिकल 32 की ट्रू स्पिरिट और डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आर्टिकल 32 का पर्पज एंड स्पिरिट लार्जर है और उसको अपने ट्रू स्पिरिट में और पर्पज को फुलफिल करने में सर्टेन कंडीशंस का क्रूशियल रोल्स है, जिससे आर्टिकल 32 रियल लाइफ में प्रिवेल कर सके और लोग एंजॉय कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ना कि एक बुक। आर्टिकल 32 का पर्पस था जस्टिस पे आधारित एक पॉलिटिकल सिस्टम और एक पॉलिटिकल कल्चर का विकास करना, क्योंकि एक जस्टिस पे आधारित पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेस करेगा, जो कि सिटीजन्स के वेलबींग और नेशन के डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहे हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच जब भी पावर बैलेंस अनफेयर रहा है या अनरीजनेबल रहा है, वहाँ पर अनफेयर, अनजस्टिस पे आधारित पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, डिस्पोटिज्म की व्यवस्था इवॉल्व हुई है। इसलिए स्टेट और इंडिविजुअल के बीच पावर बैलेंस बहुत ही क्रूशियल है जस्टिस पे आधारित और एक फेयर पॉलिटिकल सिस्टम के निर्माण के लिए, और यही पर्पज आर्टिकल 32 का मेन पर्पज है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड सेफ्टी आर्टिकल 32 के द्वारा दी गई है। इसलिए आर्टिकल 32 की ट्रू स्पिरिट और पर्पस तभी फुलफिल होगा जब सर्टेन कंडीशंस पूरी होंगी। जैसे मात्र प्रोविजन एंड प्रोसीजर से आर्टिकल 32 का पर्पज और स्पिरिट फुलफिल नहीं हो सकता है। हम सभी इस बात से अवेयर हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का कॉस्ट क्या है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश में कितने % लोग इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। जब आज ये स्थिति है, तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा आर्टिकल 32 को, जिस स्पिरिट के साथ आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया, तो वो अवेयर थे कि पीपल्स कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने राइट्स को लागू कराने में कितने सक्षम है। इसलिए इसकी ट्रू स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जस्टिस पे आधारित पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चर के डेवलपमेंट पर बेस्ड है। और इसके लिए फर्स्ट इंडिविजुअल की अवेयरनेस, एजुकेशन तथा उसकी कैपेसिटी का डेवलप होना आवश्यक है। यानी इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट के प्रति अवेयर हो तथा एजुकेटेड हो और वो कैपेबल हो उन्हें लागू कराने के लिए और एंजॉय करने में। सेकंड, गवर्नमेंट की कैपेसिटी एंड सेंसिटिविटी हो इंडिविजुअल्स के राइट की तरफ। यानी गवर्नमेंट अपने फंक्शन में, गवर्नमेंट और उसके ऑफिशियल्स लोगों के राइट के प्रति सेंसिटिव हो और उनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना किया जाए। तथा गवर्नमेंट की कैपेसिटी बहुत ही क्रूशियल है फंडामेंटल राइट को लागू कराने में। जैसे हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि कोविड के सेकेंड फेज के दौरान गवर्नमेंट सभी को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत जो उन्हें चिकित्सा का अधिकार है वो प्रोवाइड नहीं कर सकी। यानी ये कैपेसिटी का हिस्सा है और इसीलिए गवर्नमेंट कैपेसिटी का डेवलप होना बहुत ही क्रूशियल है फंडामेंटल राइट की सेफ्टी के लिए। तो गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी और कैपेसिटी का डेवलप होना आर्टिकल 32 की ट्रू स्पिरिट के लिए जरूरी है। तभी फंडामेंटल राइट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और सेफ्टी दी गई है वो रियल लाइफ में फ्लोरिश हो सकेगी, एक्चुअलाइज हो सकेगी। थर्ड, कोर्ट की कैपेसिटी इनहेंस होना क्रूशियल है, तभी कोर्ट ट्रू गार्जियन और स्टीवार्ड हो सकेंगे फंडामेंटल राइट्स के। यानी कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए ब्रॉडर अप्रोच को अपनाना होगा और अपने इंटरप्रिटेशन और इंटरवेंशन के द्वारा एक पॉलिटिकल कल्चर को एस्टेब्लिश करना होगा, एक लीगल कल्चर को एस्टेब्लिश करना होगा जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना किया जाए और गवर्नमेंट फंक्शनरीज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को द्वारा लोगों के फंडामेंटल राइट्स के प्रति सेंसिटिव और रिस्पेक्ट का भाव हो सके। इसलिए कोर्ट की इफेक्टिवनेस और कोर्ट की कैपेसिटी बहुत ही क्रूशियल है।
जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, यानी इंडिविजुअल एम्पावर होगा, गवर्नमेंट की कैपेसिटी एनहेंस होगी तथा वो सेंसिटिव होगी लोगों के राइट्स के प्रति, और कोर्ट ट्रू गार्जियन होंगे, तभी आर्टिकल 32 की स्पिरिट और पर्पस फुलफिल होगा, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अपेक्षा की गई थी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट है। तभी लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे और जस्टिस पे आधारित पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होगा तथा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 32 की डीपर अंडरस्टैंडिंग है। मात्र प्रोविजन एंड प्रोसीजर से, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो मात्र प्रोविजन एंड प्रोसीजर की जानकारी से या प्रोविजन एंड प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिख देने से उसकी ट्रू स्पिरिट रियल लाइफ में स्टेब्लिश नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जांपल हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू का देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की एक बर्निंग प्रॉब्लम है, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा, गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव्स की जानकारी होना एक सामान्य बात है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस एंड सॉल्यूशंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डिनोट करेगा। जैसे जनरली लोग अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए पॉपुलेशंस, रिसोर्सेस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, अदर बहुत से रीजन दिए जाते हैं जो कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं, और ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या एम्प्लॉयमेंट इशू की डीपर अंडरस्टैंडिंग पे आधारित नहीं है, और इसलिए इन पे आधारित इंटरवेंशंस या स्कीम्स, पॉलिसीज सब ऑप्टिमल रिजल्ट देती हैं और प्रोडक्टिव नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू की डीपर अंडरस्टैंडिंग की कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है। डीपर अंडरस्टैंडिंग से तात्पर्य ये नहीं है कि कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि कैंडिडेट्स बर्निंग प्रॉब्लम या विकेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, बल्कि कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी किसी भी इशू पर या अनएम्प्लॉयमेंट इशू पर उनकी समझ या अंडरस्टैंडिंग या जानकारी डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के क्लोज हो। डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से तात्पर्य है जिस पर सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक कॉमन कंसेंसस होती है, यानी उसको सीरियस लिया जाता है। तो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग डोमिनेंट पर्सपेक्टिव की क्लोज होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन में डोमिनेंट पर्सपेक्टिव पे ही आधारित होते हैं, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल होगी तब वहां पर आपको अपने आंसर्स के अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और डीपर अंडरस्टैंडिंग या डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का ना होना और लोगों में एम्प्लॉयबिलिटी का ना होना। इसलिए गवर्नमेंट को रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना होगा और एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करना होगा। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपेंड करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, लीगल एंड सोशल को बिल्ड करना होगा। गवर्नमेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ाना होगा तथा पॉलिसी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना होगा और टैक्सेशन को रेशनलाइज करना होगा। ये सभी इंटरवेंशन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन, स्किल एंड एटीट्यूड और हेल्थ पे फोकस करना होगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस को देखें तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वैसे कंडीशन में लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और लोग स्किल्स और एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। इसलिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही क्रूशियल है। हम अगर साउथ कोरिया का एग्जांपल देखें, वहां पर एजुकेशन ड्राइव के द्वारा लोगों की स्किल्स और एजुकेशन पे बहुत अधिक बल दिया गया था, जिसका परिणाम स्किल्ड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन में काफी वृद्धि हुई, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया, जिससे एक गुड रोजगार को लेकर, गुड एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंपटीशन बढ़ा और लोगों का शोषण में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल और एजुकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए और उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करने पर फोकस किया जाए। इससे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग है और ये डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के क्लोज है और क्लोज टू रियलिटी है। इसलिए आपके रिस्पॉन्स अगर इस डीपर अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होंगे तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। अदर इशू हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, क्राइम एंड वुमेन सेफ्टी। हम सभी रियल लाइफ में क्राइम, वुमेन सेफ्टी का इशू डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और एक ही बर्निंग प्रॉब्लम बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए भी, सभी गवर्नमेंट्स के लिए एक क्रूशियल इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड एफर्ट के अभी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या हम गवर्नमेंट क्राइम एंड वुमेन सेफ्टी पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हैं। जनरली क्राइम्स के लिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मोरल वैल्यूज, ओवरबर्डन पुलिस एंड जस्टिस सिस्टम को रीजन बताया जाता है, और इसी पर बेस्ड सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ पुलिस एंड पर्सनल एंड जजेस की संख्या बढ़ाई जाए, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, जनरली बॉयज को टुवर्ड द गर्ल्स, और वैल्यू एजुकेशन
प्रिपरेशन को बढ़ाया जाए, साथ में अवेयरनेस एंड सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। ये सभी रीजंस डीपर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं है और इसलिए ये सभी इंटरवेंशंस और इनिशिएटिव्स के सब ऑप्टिमल ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं। सोसाइटी में क्राइम का मेन कारण कंपल्सन एंड मोटिव्स होता है और मेजर कारण मोटिव्स है, क्योंकि कंपल्सन्स पे आधारित क्राइम की संख्या बहुत ही सीमित होती है। मेजर जो नंबर्स हैं क्राइम के वो मोटिव्स पे बेस्ड होते हैं। और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेस इफेक्टिव है क्रिमिनल्स को या पीपल्स को डिमोटिवेट करने में टू कमिट द क्राइम, यानी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के द्वारा लोगों को डिमोटिवेट नहीं किया जा सका है क्राइम करने के लिए। और दूसरा कारण कॉमन पीपल आर लेस एम्पावर्ड है। ये दो मेन कारण है जिससे क्रिमिनल मोटिवेटेड है और क्राइम की संख्या बढ़ती हुई हम देखते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे पुलिस और कोर्ट पीपल सेंट्रिक नहीं है और वो पीपल्स राइट के प्रति सेंसिटिव नहीं है। लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है, एटीट्यूड एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करना डेवलप होना भी है। करप्शन एक बड़ा रीजन है और लॉज रूल्स प्रोसीजर आर लेस इफेक्टिव है। जनरली बहुत से रूल्स रेगुलेशन 21st सेंचुरी की जरूरतों के अनुसार रिलेवेंट नहीं है और इसलिए वो लेस इफेक्टिव है। कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिससे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी पुलिस और कोर्ट लेस इफेक्टिव है और पीपल के प्रति सेंसिटिव नहीं है, जिससे पीपल लेस एम्पावर्ड है और क्रिमिनल एम्पावर्ड है और मोटिवेटेड है क्राइम के लिए। यानी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेस इफेक्टिव है क्रिमिनल्स को डिमोटिवेट करने में और पीपल्स को एम्पावर्ड करने में। इसलिए आवश्यक है कि हम पीपल्स को एम्पावर्ड किया जाए और इसलिए गवर्नमेंट तथा उसकी फंक्शनरीज को पीपल राइट्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए तथा पुलिस और कोर्ट्स की सर्विसेज कॉमन पीपल को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और पुलिस तथा कोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस में वृद्धि होगी। जब पीपल एम्पावर्ड होंगे और पुलिस और कोर्ट सिस्टम का स्ट्रेंथन होगा, इफेक्टिव होंगे, तो वो क्रिमिनल्स को डिमोटिवेट करने में सक्सेस होंगे और इससे हम इफेक्टिव कंट्रोल्स क्राइम पे लगा सकेंगे। जब केवल पुलिस और कोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा और पीपल को एम्पावर्ड नहीं किया जाएगा, वैसी स्थिति में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा और करप्शन बढ़ेगा। इसलिए पीपल्स का एम्पावर्ड होना फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तभी जब पीपल एम्पावर्ड होंगे, पुलिस एंड कोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तभी वो क्रिमिनल्स को डिमोटिवेट कर सकेंगे। यानी जैसे गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर, यानी सही बाउंड्रीज अच्छे लोग का निर्माण करती हैं। जब हमारे पुलिस और कोर्ट सिस्टम इफेक्टिव होंगे तो समाज में गुड वैल्यूज प्रिवेल होंगी, स्टेब्लिश होंगी और तभी हम क्राइम पे इफेक्टिव कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे। हम सभी अवेयर हैं इस बात से कि पीपल्स वैल्यूज बुक्स से नहीं बल्कि सोसाइटी से सीखते हैं। इसलिए सोसाइटी में कानून का राज होगा और गुड वैल्यूज एस्टेब्लिश होंगी, तभी लोग मोरालिटी और वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देंगे और वो उनके लाइफ का हिस्सा होंगी और क्रिमिनल्स डिमोटिवेट होंगे और समाज में सेफ्टी और पीस का एनवायरनमेंट डेवलप होगा। इसीलिए रियल लाइफ की डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूशियल है हमें इफेक्टिव इंटरवेंशन और एक्शन के लिए। सिविल सर्वेंट के कार्य रियल लाइफ में होते हैं और इसलिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से अपेक्षा की जाती है कि उनकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसलिए रियल लाइफ में जब हमारे इंटरवेंशन या एक्शन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, तब उनके हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होते हैं या हमारे एक्शन प्रोडक्टिव होते हैं। और इसीलिए सिविल सर्वेंट के लिए रियल लाइफ की डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही क्रूशियल है और ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिम्टम पर आधारित नहीं बल्कि रूट काज पे बेस्ड होनी चाहिए।